अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी एफएससी फिज़िक्स पार्ट 2। मैस डिफेक्ट क्या होता है? मैस डिफेक्ट दरअसल जब एक न्यूक्लियस बनता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियंस का टोटल मैस ज़्यादा होता है जबकि न्यूक्लियस का मैस कम होता है। तो ये जो दोनों के मैसेस में फ़र्क है, इसको मैस डिफेक्ट या मैस डेफिसिट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन का एटम है, तो उसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन का मैस और न्यूट्रॉन का मैस दोनों का सम किया जाए तो वो ग्रेटर होगा हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के मैस से। अगर हमारे पास कोई बड़ा न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा है, न्यूट्रॉन की तादाद भी ज़्यादा है, तो ऐसे में प्रोटॉन्स के मैस के साथ प्रोटॉन्स की तादाद जी चार्ज नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो टोटल मैस ऑफ ऑल प्रोटॉन्स हो जाएगा। उसको सम किया जाए, न्यूट्रॉन के मैस के साथ न्यूट्रॉन की तादाद को मल्टीप्लाई करें तो तमाम न्यूट्रॉन्स का मैस का टोटल हो जाएगा। अब इन दोनों का सम किया जाए, टोटल सम, तो ये मैस ग्रेटर होगा न्यूक्लियस के मैस से, जो इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलके एक न्यूक्लियस बना है, उसका मैस कम है। अब हम न्यूट्रॉन की जगह अगर हम a माइनस जी लिखें, a मैस नंबर, z चार्ज नंबर, दोनों का डिफरेंस, न्यूट्रॉन नंबर, तो इस इक्वेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास इन दोनों मैसेस, ये न्यूक्लियॉन्स का मैस और ये न्यूक्लियस का मैस, दोनों का डिफरेंस डेल्टा एम से अगर रिप्रेजेंट किया जाए, यही मैस डेफिसिट है, मैस डिफेक्ट है। तो दरअसल हम इसको यूं लिख सकते हैं, इन दोनों मैसेस का डिफरेंस डेल्टा एम इक्वल्स मैस ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स माइनस मैस ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस है, ये प्रोटॉन की तादाद, ये न्यूट्रॉन की तादाद लिख दी गई। तो इक्वेशन 1 हमारे पास मैस डेफिसिट या मैस डिफेक्ट के लिए इक्वेशन डिराइव होगी। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियन के हिस्से में कितना ये खसारा हुआ, उसके मैस में से कितना मैस कम हुआ। तो हम डेल्टा एम को डिवाइड करेंगे न्यूक्लियन नंबर से, मैस नंबर से, तो हमारे पास एक नई टर्म आ जाएगी, मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। ये क्या होता है? इसके लिए इक्वेशन अगर हम लिखें डेल्टा एम ओवर ए, तो दरअसल हमें इक्वेशन 1 को ए से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इक्वेशन 2 हासिल हो जाएगी। इक्वेशन 1 मैस ऑफ न्यूक्लियस माइनस ये ब्रैकेट के अंदर टोटल मैस ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स, तो ये डिवाइडेड बाय ए, न्यूक्लियन नंबर से डिवाइड किया, तो इक्वेशन 2 हमारे पास ये क्वांटिटी बन जाती है, डेल्टा एम ओवर ए मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। अगर हम इसको ग्राफिकली चेक करें, डेल्टा एम ओवर ए वर्सेस ए न्यूक्लियन नंबर, मैस नंबर, तो हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम ये न्यूक्लियन नंबर्स को लेते हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस हम डेल्टा एम ओवर ए को लेते हैं, मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। ए एक नंबर है और डेल्टा एम ओवर ए ये मैस बनता है, और हम इसको एटॉमिक मैस यूनिट में लेते हैं इस तरफ। ये 0 से 250 तक जैसे न्यूक्लियर नंबर्स, तो 20, 40, 60, 80 का गैप रखें, और इधर ये वैल्यूज़ है -0.009, -0.0085, -0.008, -0.007, इसी तरह से -0.006। तो ये इंक्रीजिंग है इस तरफ, इधर डिक्रीजिंग है, ये माइनस साइन डिक्रीज को शो करता है।
डेल्टा एम दोबारा से बताता चलूँ कि एच के लिए ये ज़ीरो है। हाइड्रोजन का एटम फॉर एग्जांपल प्रोटियम है जिसमें एक ही प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है, तो प्रोटॉन का अलग से मैस, और जब वो न्यूक्लियस की हैसियत रखता है तो उसका मैस वही रहा, तो कोई फ़र्क नहीं हुआ, तो डेल्टा एम एच के लिए ज़ीरो, और इसलिए डेल्टा एम ओवर ए एच के लिए हाईएस्ट यहाँ पे होगा पॉइंट। फिर बेरिलियम के लिए न्यूक्लियर नंबर थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो बेरिलियम के लिए ये डिक्रीज हो जाता है 0.007 से। उससे आगे हीलियम के लिए चले तो हीलियम के लिए ये पॉइंट आता है और कम हो जाता है। कार्बन के लिए ये न्यूक्लियर नंबर्स बढ़ गई, 14 है या 12 है, तो ये इससे भी कम हो गई 0.0085 से। आगे चलते जाएं तो आयरन के लिए, जिसका हमारे पास न्यूक्लियर नंबर 58 है, तो उसके लिए ये वैल्यू कम अज कम यहाँ पे हो जाते, इतनी वैल्यू ये वाली। फिर उसके बाद न्यूक्लियंस की तादाद को बढ़ाते जाएं तो हम देखते हैं कि मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है। और यूरेनियम के लिए, जिसका आपके पास न्यूक्लियर नंबर 238 है, यूरेनियम के लिए ये 0.007 से लेस है। आयरन के लिए सबसे कम मैस का खसारा पर न्यूक्लियन, यानी आयरन के एक न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का कम अज कम मैस ज़ाया हुआ या कम हुआ। असल में ज़ाया नहीं होता, मैस कन्वर्ट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, बाइंडिंग एनर्जी क्या है। दरअसल ये जो मैस डिफेक्ट है ये किधर डिसअपेयर होता है, कम होके किधर जाता है, डिसअपेयर होता है। दरअसल ये बाइंडिंग एनर्जी में चेंज हो जाता है, EB। ये बाइंडिंग एनर्जी क्या है? जब न्यूक्लियंस मिलके एक न्यूक्लियस बनाते हैं तो इन न्यूक्लियंस को बांध के रखने वाली एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। ये कहाँ से मिलती है? यही मैस डिफेक्ट दरअसल एनर्जी में चेंज होता है और यही एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। मैस बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसके लिए आइंस्टाइन ने हमें पहले ही बता दिया था, आइंस्टाइन की इक्वेशन E = mc²। एनर्जी हासिल होती है इतने मैस m से। मैस एनर्जी में बदल सकता है और एनर्जी मैस में भी बदल सकती है। तो अगर हमारे पास मैस डेल्टा m है तो इसके लिए हम एनर्जी को भी डेल्टा E लिख लेते हैं, यही बाइंडिंग एनर्जी है। E मैं इसको B लिख देता हूँ, और साथ में जो c² है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर है। तो बाइंडिंग एनर्जी की इक्वेशन यूं आएगी, डेल्टा m की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से यहाँ पे लिखते हैं, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड c², ये c² मल्टीप्लाई होगा तो इक्वेशन 2 हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी के लिए इक्वेशन बन जाती। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे न्यूक्लियस के, न्यूक्लियंस थे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बहुत सारे, ये मिलके एक न्यूक्लियस बनाना चाहते हैं। तो ये न्यूक्लियस बन गया, तो जो इनका मैस कम हुआ वो इनकी बाइंडिंग एनर्जी बन गई, वो इनके साथ मौजूद है, बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा EB। अब हम मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन की तरह बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को भी स्टडी करते हैं कि एक न्यूक्लियस में एक पार्टिकल, एक न्यूक्लियन को बांध के रखने वाली एनर्जी कितनी है। तो ये इक्वेशन 2 को आप A से डिवाइड करें, बोथ साइड इक्वेशन 2 दोनों तरफ A से डिवाइड करें न्यूक्लियर नंबर से, तो हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाती है। और हम इसको ग्राफिकली जब देखते हैं, इस तरफ ये न्यूक्लियन नंबर और इस तरफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये एनर्जी है, तो इसकी यूनिट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं। और न्यूक्लियन की नंबर तो 1 2 3 है, 0 से लेके ये 56 100 150 ये 250 तक रखा हुआ है। 58 आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि उससे पहले ये
हाइड्रोजन के लिए कम अज़ कम 0 है, फिर हीलियम के लिए, फिर कार्बन के लिए, इसी तरह से आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ होती है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। आयरन के लिए ये मैक्सिमम हो जाती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद न्यूक्लियन की नंबर जैसे बढ़ती है तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, हत्ता कि यूरेनियम 238 की एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 से भी कम, ये 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो आयरन से बहुत कम, आयरन की है 8.8। तो आयरन के एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियन को बांध के रखने वाली एनर्जी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर एक पार्टिकल को बांध के रखने वाली एनर्जी आयरन से कम 7.8। इसका मतलब ये बना कि आयरन का न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है यूरेनियम के न्यूक्लियस के मुकाबले में। तो आयरन टॉप पे है, इसकी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सब एलिमेंट्स से ज्यादा है। मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस आप कह सकते हैं आयरन का है। अगरचे इसकी बाइंडिंग एक न्यूक्लियन के पास ज़्यादा है, इसकी वजह से स्टेबिलिटी है। हो सकता है टोटल एनर्जी जो बाइंडिंग है वो कम है यूरेनियम की टोटल बाइंडिंग एनर्जी से, इसके न्यूक्लियॉन्स ज़्यादा हैं तो उनका मैस जो कन्वर्ट हुआ बाइंडिंग एनर्जी में तो वो ज़्यादा है बाइंडिंग एनर्जी। आयरन के न्यूक्लियॉन्स कम हैं 58, तो इनसे जो मैस कन्वर्ट हुआ एनर्जी में तो टोटल एनर्जी इसकी कम, यूरेनियम की ज़्यादा, मगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन की ज़्यादा, यूरेनियम की कम। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।